कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न आए तो नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें हम गणित के बहुपद पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान का पाठ बिहार के एक गांव की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए कक्षा 10 में हम विज्ञान के पाठ जैव प्रक्रम के साथ शुरू करेंगे और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपद के शून्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले एक बार हम संख्याओं के विभाजन का स्मरण करेंगे। मान लीजिए हमने दो संख्या ली 12 और 5। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 2 शेषफल, जिसे व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल, जहाँ भाज्य होगा इस भाग में हमारा 12, भाजक होगा हमारा 5, भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल होगा हमारा 2। जब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 0 शेषफल। जब दो संख्याओं को भाग देने से हमें शेषफल में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है या फिर 12 6 का एक गुणज है। संख्याओं का विभाजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुपद का विभाजन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x, जिसे हम भाग देंगे x से, जो कि एक बहुपद है। जब हम 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को भाग देंगे x से तो हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x बटे x, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 बटे x जमा x की घात 2 बटे x जमा x बटे x, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, जिससे हम कह सकते हैं कि x और 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x की गुणनखंड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जिसमें 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देना है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। इस प्रश्न में हम बहुपद को भाग देने के चरण भी जानेंगे, जिनका प्रयोग करके हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। इस प्रश्न में हमारा भाजक है x जमा 1 और भाज्य है हमारा 3x की घात 2 जमा x घटा 1। अब हम
भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि 3 गुणे x की घात 2 को x से भाग देंगे, जिससे हमें 3 गुणे x प्राप्त होगा। यह हमारे भागफल का पहला पद होगा। अब हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणे x की घात 2 जमा 3x। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2x और घटा 1 वैसे ही हमारे शेषफल में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल हमें मिलेगा घटा 2x घटा 1, जो कि हो जाएगा हमारा नया भाज्य, यानी कि हम शेषफल घटा 2x घटा 1 को नया भाज्य मान लेंगे। यहाँ भी हम अब पहले की तरह ही विभाजन के चरण का प्रयोग करेंगे, जहाँ भाज्य होगा हमारा घटा 2x घटा 1 और भाजक होगा हमारा x जमा 1। अब हम हमारे भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि घटा 2x को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2 और घटा 2 हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनफल में मिल जाएगा घटा 2x घटा 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे। जब हम गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा शेषफल होगा। अर्थात जब हम 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को भाग देंगे x जमा 1 से, तो हमें मिलेगा 1 शेषफल में और 3x घटा 2 भागफल में। तो इस प्रकार हम बहुपद का विभाजन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए 1 कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यानी कि अगर हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग देंगे तो शेषफल में हमें pa प्राप्त होगा, जहाँ px होगा हमारा 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद और a होगा कोई वास्तविक संख्या। चलिए अब हम इस परिणाम को एक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमें x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 और हमारे रैखिक बहुपद x घटा 1 का शून्य होगा 1। आप सोच रहे होंगे कैसे? x घटा 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x घटा 1 बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अभी आपने देखा कि x घटा 1 का शून्य 1 है। अब हम हमारे शून्य का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारे पास बहुपद में x है वहाँ हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 1 जमा 1, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा p1 बराबर
2 और हम शेषफल प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि कैसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हमने बहुत ही आसानी से बहुपदों का विभाजन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा शेषफल प्रमेय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फतेहपुर गांव और उसके विकास की बात करेंगे। उसके बाद उत्पादन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। गांव फतेहपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी तथा दुकानदारी और परिवहन भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं उत्पादन क्रियाएं हैं और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रा, जिसे हम पूंजी कहते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं फतेहपुर किस प्रकार विकास की ओर बढ़ता है। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, तो पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं। उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या भी गांव की कुल संख्या का 1/4 भाग है, जो गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस के बने रहते हैं। इनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास की योजना के तहत पक्के मकानों की व्यवस्था की है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन और रखरखाव के लिए गांव में ही एक पावर ग्रिड की स्थापना की। खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी नलकूप प्रायः बिजली के द्वारा ही संचालित होते हैं। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल तथा एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक निजी हॉस्पिटल भी है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। हम जानते हैं
कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हम अपनी किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। गांव, शहर, कस्बा, देश या फिर विश्व में अनेक लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। कुछ कारीगर, कुछ शिक्षक, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ दुकानदार, समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के विभिन्न गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख विधि है और बाकी अन्य उत्पादक गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गांव में तकनीकी और क्रांति के आने के बावजूद भी गांव के लोग आज भी कृषि के पुराने तरीकों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। आइए दोस्तों देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का एक सामान्य अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी बल्ब का उपयोग करेंगे क्योंकि हमें इस अंधेरे में ये बल्ब रोशनी प्रदान करता है, जिस रोशनी के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं और पानी के द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं। भोजन और पानी, इन दोनों में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा रही है, अर्थात यही उपयोगिता है। किसी वस्तु में इस उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी के द्वारा ही कोई कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी पर काम करके वह इस मिट्टी को एक बर्तन में परिवर्तित करता है, जिस बर्तन में लोग अपना सामान भी रखते हैं, जिस बर्तन से लोग पानी भी पीते हैं या फिर अन्य कामों में उस बर्तन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अनाज उगाने के लिए हमें खेत, हल और बैल तथा मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कारखानों में भी उत्पादन के लिए मकान और श्रमिक के अलावा पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों के बगैर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के इन साधनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन तथा उद्यम या साहस को शामिल किया गया है। आज हम उत्पादन का एक प्रमुख साधन भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन या उसकी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार हैं, जिनमें पानी, हवा तथा प्रकाश प्रमुख है। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती ही की जाती है। बिहार की जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसल जो कि जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, इसके अंतर्गत धान और हरी सब्जियां बोई जाती हैं। इसके बाद रबी की फसल नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं के साथ तिलहन और आलू की खेती होती है। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों को मंडी में बेच दिया जाता है। बच्चों, 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी की मृत्यु के बाद उसके भूमि को उसके 3 पुत्रों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रह गई, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन पर
ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो गया है, अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक लोगों के पास कम भूमि है। अब बात करते हैं बहुविधि फसल प्रणाली की। बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने फतेहपुर गांव के विकास की बात की, उसके बाद उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा करते हुए श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। बिहार के एक गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, फतेहपुर गांव में कौन सी नदी बहती है? गंगा, पुनपुन, यमुना या फिर घाघरा? गांव में कुल कितने परिवार हैं? लगभग 1100, लगभग 1200, लगभग 1400, लगभग 1500। कौन सा कथन सही है? गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, एक डिग्री कॉलेज है। उपरोक्त सभी सही है। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय। उत्पादन के कुल कितने साधन हैं? 1, 3, 5, 8। इनके सही उत्तर हैं हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। दरअसल इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि पोषण क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर जो ये पोषण होता है ये मनुष्यों में किस तरीके से होता है।
तो शुरुआत करते हैं आहार नली को समझते हुए। ये आहार नली का चित्र है। आहार नली के अंदर हमारा जो काम होता है वो होता है पाचन का। पाचन के बाद यहाँ पर जो हमारे शुद्रांत है वहां पर पचे हुए भोजन का होता है अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो खाना होता है वो चला जाता है हमारे रक्त में, जहां पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु शुद्रांत में सभी भोजन का अवशोषण नहीं होता, क्योंकि कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं कचरा, क्योंकि इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है, और इसका काम करता है हमारा बृहद्रांत। यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जहां से जो भोजन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हमारे आहार नली में होने वाले प्रक्रम। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जो है हमारा मुंह। भोजन को हमारे दांतों से चबाकर और लार द्वारा भोजन को गीला करके शारीरिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे मुंह में दांत होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, और हमारे मुंह में जो लार होती है जो कि हमारे लार ग्रंथि से निकलती है वो भोजन को कोमल बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। अब अगर हम बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। अब ये जो लार होता है, इस लार के अंदर लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है, जिससे हमें साधारण शर्करा मिलती है। यहाँ पर हमारे मुंह का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली हमारे मुंह से पेट को जोड़ती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं तो भोजन मुंह में वापस नहीं आता, ऐसा क्यों? अगर सोचा जाए कि हम उल्टा खड़े हों तो क्या होगा कि हमारा पेट ऊपर चला जाएगा और हमारा मुंह नीचे आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होना चाहिए कि पेट से भोजन वापस मुंह में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि जो हमारा ग्रास नली होता है वो मांसपेशियों से बना होता है, और उसका भोजन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। वो हमारे भोजन को धक्का देकर हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, और जो भोजन है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आता। और यही कारण है कि उल्टा खड़े होने पर जो भोजन है वो पेट से वापस मुंह तक नहीं आता। हमारी ग्रास नली में जो ये गति होती है इसे कहा जाता है क्रमांकुचन गति, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें जितना भोजन डाला जाए वो उतना ज्यादा फैल जाता है, परंतु गुब्बारे की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन आमाशय में डालेंगे तो वो फट सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब आमाशय के अंदर होता क्या है कि आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जिससे पाचक रस निकलता है। पाचक रस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु अम्ल होता है, और इस कारण जितने भी विषाणु और कीड़े मकोड़े हमारे भोजन में होते हैं वो हमारे पेट में मर जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है, और इसलिए यह पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो आमाशय से शुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब जो हमारा शुद्रांत है वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो वसा है वो वसा अम्ल में बदल जाती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव एक ही तरह का खाना नहीं खाते, और अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है, और इसीलिए जो मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं उनकी जो साइज होता है शुद्रांत का उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि मांस जो होता है उसे पचाना बहुत ही आसान होता है। वहीं अगर हम घास वगैरह की बात करें तो उन्हें पचाना कठिन होता है और इसीलिए मांसाहारी में क्षुद्रांत बहुत छोटे होते हैं। वहीं शाकाहारी जीव की बात करें जैसे कि गाय, खरगोश इत्यादि, तो उनमें जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है उससे पहले वो मिलता है यकृत और अग्नाशय से। चलिए जानते हैं अग्नाशय के बारे में। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशयिक रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। परंतु यहाँ पर एक परेशानी ये है कि जो अग्नाशयिक रस होता है इसे काम करने के लिए भोजन को क्षारीय होना चाहिए, पर हम ये जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है उससे जो भोजन आता है वो अम्लीकृत होता है, तो उसे क्षारीय बनाने का काम करता है यकृत। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, क्योंकि पित्तरस एक क्षारीय होता है और इसलिए यह भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वो वसा पर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, क्योंकि बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं वसा की, उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता और इसीलिए जब यकृत इन्हें छोटी गोलिकाओं में बदल देता है तो इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं क्षुद्रांत पे। दरअसल जो यकृत और हमारा अग्नाशय है वो अपना काम कर चुके हैं और क्षुद्रांत ने भी भोजन को पचा दिया है। तो इसके बाद क्या काम बचता है? इसके बाद काम बचता है अवशोषण का। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी होता है क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनकी बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। अब इन दीर्घरोम से सारा भोजन अवशोषित नहीं होता। जो बिना पचा भोजन होता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिसंख्यक दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT ये बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। इसके अंदर आपने इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसे पढ़ना है और अगली कक्षा में आपको श्वसन पढ़ के आना है, जिससे जो वीडियो हो वो आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी
रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी आंदोलन को दबा सकते थे या कहें कि अपने हिसाब से कुचल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। दोस्तों, भारत में विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के भी सदस्य थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने भी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। आइए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को भी अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। अब क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में ब्रिटिश नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहली मांग थी तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा होता है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाएं। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला था लोगों को उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार के साथ साथ चुनावों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने
थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुसलमान एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी? बिना मुकदमा दर्ज किए भारतीयों को जेल, अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने का अधिकार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल हॉकिंस, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के कौन से मुख्य कारण थे? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सैयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर
1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा।
तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।